मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है हिमांक अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक का कम होना। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए इस टॉपिक को समझने के लिए। बच्चों, हिमांक अवनमन समझाने से पहले मैं आपको हिमांक के बारे में कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर कराने जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझेंगे बच्चों जरा याद करो, जब आप 9th क्लास में थे उस समय आपको हिमांक की एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई गई थी। आपको बताया गया होगा कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होना आरंभ करता है हिमांक कहलाता है। क्या बच्चों आपको बताया गया था कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होना आरंभ करता है हिमांक कहलाता है। अब बच्चों आप आ गए हैं बड़ी क्लास में, अब आपकी क्लास है 12th, इस समय आप चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन विलयन। तो अब स्टैंडर्ड आपका बढ़ गया है। अब इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैं बांस दाब की सहायता से हिमांक की कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझिए। बच्चों, मैं वाष्प दाब को ले रहा हूं, वाष्प दाब P और टेम्परेचर ताप T को ले रहा हूं। मैं वाष्प दाब कैपिटल P और टेम्परेचर कैपिटल T के बीच में एक ग्राफ बना करके इसको क्लियर करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। बच्चों, मैंने ले लिया x अक्ष पर ताप कैपिटल T और y अक्ष पे ले लिया वाष्प दाब कैपिटल P। पहले जिस पदार्थ के हिमांक को हम समझने जा रहे हैं उसकी द्रव अवस्था में उसका ग्राफ बना लेते हैं। मान लो जब पदार्थ द्रव अवस्था में है तो उसका ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, ये ग्राफ बनकर आ रहा है, अपनी ओर से मैंने सपोज कर लिया। इस ग्राफ का नाम भी रख लेते हैं, चलो ये ग्राफ आ गया AB। तो A पॉइंट पर बच्चों, A पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है और वाष्प दाब कितना है, ये आसानी से आप इस ग्राफ की सहायता से समझ सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, आपको A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक लंब ड्रॉ करना है x अक्ष पर, और यही A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है y अक्ष पर। तो आपको पता चल जाता है आसानी से कि इस A पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है। मान लो T1 टेम्परेचर है और वाष्प दाब है यहाँ पर P1। इसी तरह से आप B पॉइंट से भी पता कर सकते हैं कि B पॉइंट पर हमारा टेम्परेचर क्या है और B पॉइंट पर प्रेशर क्या है। कौन सा प्रेशर बच्चों? वेपर प्रेशर। वाष्प दाब कितना है ये भी आसानी से आप पता कर सकते हैं। मान लो ये T2 है और यहाँ पे ये P2 है। ठीक, अभी तक बच्चों मैंने पदार्थ की द्रव अवस्था को लिया और उसका वाष्प दाब और ताप के बीच में एक ग्राफ सपोज कर लिया कि इस तरह से आता है। अब बच्चों, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे वाष्प दाब भी कम होता है। ये एक प्रैक्टिकल बात है, इसको आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझो, किसी बर्तन में आपने ले लिया कोई द्रव पदार्थ, क्या ले लिया? द्रव पदार्थ, और इसको आप क्या कर रहे थे? हीट कर रहे थे, यानी कि टेम्परेचर इसका बढ़ा रहे थे। तो इसकी वाष्प का जो दाब था वो लगातार बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर कम करेंगे इसमें बनने वाली वाष्प कम होती जाएगी, यानी कि इसकी वाष्प का जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा इसकी वाष्प बनना लगभग खत्म हो जाएगी। और अगर इसका टेम्परेचर आप डिक्रीज करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो वाष्प दाब बिल्कुल खत्म हो जाएगी और ये पदार्थ जो है ये द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की ओर अग्रसर हो जाएगा। अगर ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यू जारी रहती है तो ये पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब आप इसका टेम्परेचर लगातार
कम करते जाएंगे। यही बात यहाँ पर है कि अगर इस पदार्थ की ये जो द्रव अवस्था है इसका टेम्परेचर लगातार हम डाउन करेंगे तो इसका जो वाष्प दाब है वो कम होगा। ये इस ग्राफ से क्लियर हो रहा है। यहाँ पर आगे की ओर जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है और इधर आगे की ओर जाने पर प्रेशर बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि T2 की वैल्यू जो है वो T1 से कम है और T2 की वैल्यू T1 से कम है और P2 की वैल्यू P1 से कम है। अब बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था की ओर अग्रसर हो जाएगा और जब इतना प्रेशर इतना टेम्परेचर कम हो जाता है कि ये पदार्थ ठोस अवस्था में बदलना आरंभ हो जाता है। ठोस अवस्था में बदलना आरंभ हो जाता है तो पदार्थ की ठोस अवस्था स्टार्ट हो जाती है। अब बच्चों वो पॉइंट जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना स्टार्ट करता है उस पॉइंट पर आप ध्यान से देखिए। मान लो ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट पर ये पदार्थ जो है ये द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में चेंज होना आरंभ करता है। तो इस पॉइंट पर आप देख रहे हो कि जो वाष्प दाब है पदार्थ का, चाहे वो द्रव अवस्था में हो चाहे वो ठोस अवस्था में हो, दोनों किसके इक्वल है बच्चों? P2 के इक्वल है। यानी कि पदार्थ का द्रव अवस्था और ठोस अवस्था दोनों अवस्थाओं में उसका वाष्प दाब समान है। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पदार्थ द्रव अवस्था और ठोस अवस्था दोनों में साथ साथ रह सकता है। बच्चों इसी कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर को पदार्थ का हिमांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये टेम्परेचर T2 है तो इस पदार्थ का जिसकी हम ठोस अवस्था और द्रव अवस्था का डिस्कशन कर रहे हैं उसका हिमांक हो जाएगा T2। कहने का मतलब है कि किसी पदार्थ का हिमांक वह ताप है जिस पर वह पदार्थ द्रव अवस्था और ठोस अवस्था दोनों में साथ साथ रह सकता है। ये पदार्थ की द्रव अवस्था है और ये पदार्थ की ठोस अवस्था है। ये पदार्थ की ठोस अवस्था है। तो ये तो बच्चों हिमांक की कॉन्सेप्ट थी जो मैंने वाष्प दाब और ताप के ग्राफ की सहायता से आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसकी डेफिनेशन मैंने राइट डाउन कर रखी है। किसी पदार्थ का हिमांक वह ताप है जिस पर उसका द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं में वाष्प दाब समान रहता है, अर्थात वह ताप जिस पर वह ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में साथ साथ रह सकता है। क्या कहलाता है बच्चों? हिमांक कहलाता है। यहां इस चीज को आगे राइट डाउन कर लेंगे। हिमांक कहलाता है। ये ताप क्या कहलाता है बच्चों? हिमांक कहलाता है। अब बच्चों बात यहां पर हम करेंगे हिमांक अवनमन की कि हिमांक में अवनमन किस तरह से होता है, किस तरह से क्रिएट होता है। बच्चों जब आप पदार्थ की जो द्रव अवस्था है यानी कि जब वो शुद्ध विलायक की अवस्था में होता है तो उस समय उसका जो वाष्प दाब होता है वो, और जब इस शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो जो वाष्प दाब प्राप्त होता है वो पहले की तुलना में कम हो जाता है। इसको मैं पिछले लेक्चर में भी क्लियर कर चुका हूं कि किसी शुद्ध विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। इसको ग्राफ पे समझिए। मान लो यही शुद्ध विलायक है, ये शुद्ध विलायक है। अब इसमें एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया गया। तो बच्चों इसको भी मैं वाष्प दाब ताप ग्राफ की सहायता से आपको क्लियर करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। जब बच्चों शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो ये विलयन में कन्वर्ट हो जाता है और विलयन का वाष्प दाब जो है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। तो बच्चों जब इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ ए से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि इसके कुछ नीचे से स्टार्ट होगा। मान लो ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट मैंने ले लिया सी और यहां तक जा रहा है, यहां तक आ रहा है। मान लो ये पॉइंट हो गया डी। तो आप देख पा रहे हैं कि इस सी पॉइंट पर जो वाष्प दाब है वो पहले की तुलना में कम है। अब इसको अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो मान लो ये आ रहा है पॉइंट P3, तो आप देख पा रहे हैं कि P3 की वैल्यू P1 से कम है, यानी कि जो वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो गया है। अब अगर हिमांक की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो ग्राफ है, ये जो अब जो ग्राफ मिला है, ये ठोस अवस्था वाले ग्राफ को जिस पॉइंट पर कट करेगा
जिस पॉइंट पर कट करेगा, मान लो यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये जहां पर भी कट करेगा वही इस बिलियन का हिमांक हो जाएगा। मान लो यहाँ पे कट कर रहा है, तो इससे जब परपेंडिकुलर हम एक्स अक्ष पे ड्रॉ करेंगे, मान लो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर इस पर एक पॉइंट आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है T3, तो इस बिलियन का जो हिमांक हो जाएगा वो T3 हो जाएगा, जो कि पहले वाले हिमांक T2 से कैसा है, कम है। T3 की वैल्यू T2 से कम है। अब बच्चों ये जो कमी आती है हिमांक में, ये कमी ही हिमांक अवनमन कहलाती है। अब बच्चों मैंने तो यहाँ पे सिंबल T2, T1, T3 यूज किए हैं। अब वैसे भी शुद्ध विलायक का जो हिमांक होता है उसको T0 से यानी कि T0 से डिनोट करते हैं, T0 से, और जो बिलियन का हिमांक होता है उसको TS से डिनोट करते हैं। यानी कि जो T2 मैंने बनाया था इसको T0 से लिखने की परंपरा है, और जो T3 बनाया है इसको TS से लिखने की परंपरा है। तो इसमें बच्चों आप देख पा रहे हैं कि एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष को ध्यान से देखो, आप जब इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चल पा रहा है कि TS की वैल्यू T0 से कम है, TS की वैल्यू T0 से कम है। और कितनी कम है, यही तो हिमांक अवनमन है। कमी कैसे निकालेंगे आप, इसको हटाते हैं बच्चों, कमी कैसे निकालेंगे, T0 से TS को घटा देंगे, T0 से TS को घटा देंगे तो T0 माइनस TS ये आ जाता है हिमांक अवनमन। इसको बच्चों लिखते हैं डेल्टा TF से, डेल्टा TF, इसको हिमांक अवनमन कहा जाता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि इस ग्राफ की सहायता से ये जो हिमांक अवनमन है ये आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों इस तरह से यहाँ पर जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया है इसको मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है कि किसी विलयन का बाजदाब सदैव विलायक के बाजदाब से कम होता है, अतः विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से कम रहता है। ये बात बच्चों मैंने पिछले लेक्चर में भी क्लियर की थी कि विलयन का बाजदाब सदैव विलायक के बाजदाब से कम होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो विलेय पदार्थ है वो अबाष्पशील है, वो अबाष्पशील है। अबाष्पशील अगर विलेय पदार्थ आप नहीं लेंगे तो ये सारी जो थ्योरी है ये गलत हो जाएगी। विलेय पदार्थ अबाष्पशील ही आपको लेना है। अब बच्चों हिमांक अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, किसी अबाष्पशील विलेय पदार्थ की उपस्थिति में एक विलायक के हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा TF से प्रकट करते हैं। यदि शुद्ध विलायक का हिमांक T0 और विलयन का हिमांक TS है तब डेल्टा TF बराबर T0 माइनस TS। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लीजिए। ये जो पूरा मैंने यहाँ पे विश्लेषण किया है ग्राफ के द्वारा, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको समझाने के पर्पज से मैंने बनाया था। अगर आपको लगता है कि आपको अपने समझने के लिए इसको बनाना है तो आप बना सकते हैं। नोट करें बच्चों इसको। अब इस छोटे से लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।